Hello class 11th students, this date 25th of August 2020 क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स का लेक्चर 8 पर पहुंच चुके हैं, है ना। लेक्चर 8 चल रहा है, तो पहला 7 लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले देखो। और वही बात है, अभी जैसे अब धीरे धीरे क्लासेस खुल रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं बात कर रहे हैं, तो उन लोग बता रहे हैं कि सर हमने मोशन चैप्टर तो पढ़ लिया है खुद से, बट हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड आता ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। 11th क्लास का मोशन चैप्टर आपका जब तक मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, एरिया बाउंडेड ये सब क्लियर ना हो तब तक हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह का बेतुका बात ना करते हुए आप लोग मेक श्योर करें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन जैसे सेटअप किया हुआ है उसी तरह से पढ़ते रहो। और जो लोग नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करके चलो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप लोग थोड़ा 9th क्लास के जैसे भी जहाँ भी पढ़े हो उससे थोड़ा मोशन चैप्टर मिला लो, उसमें भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया गया था। तो हम लोग भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन चैप्टर का शुरू कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 लेक्चर लग जाएगा पूरे टॉपिक को खत्म करने में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। अच्छा, एक चीज मैं आपको लेक्चर दे दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन से लेकर के फिजिक्स में जहां तक भी आप लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सब में ही होगा, बट ज्यादा फेमस मोशन का ग्राफ को माना जाता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं मोशन चैप्टर में सर ग्राफ बहुत ज्यादा, ऐसा बात नहीं है। फिजिक्स के हर चैप्टर में 11th-12th में बहुत सारा ग्राफ है, इसलिए आप लोग ग्राफ को 2 तरीके से पढ़ेंगे, समझने का भी ट्राई करेंगे और बेसिक ग्राफ याद भी करने का ट्राई करेंगे। समझने का भी ट्राई करेंगे और बेसिक ग्राफ याद करने का भी ट्राई करेंगे। पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ। तो बॉडी का पोजीशन अगर पहले से x0 पे है और वो रुका ही हुआ है तो टाइम तो बढ़ रहा है बट ऑब्जेक्ट रुका ही हुआ। मतलब अगर 2 मीटर पर अगर बॉडी का पोजीशन है तो टाइम तो बढ़ रहा है बट बॉडी 2 मीटर पर ही रह जा रहा है। तो इस तरह का कुछ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। इसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। बॉडी का अगर स्पीड कांस्टेंट हो, बॉडी का अगर स्पीड कांस्टेंट हो, बॉडी का अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बराबर बराबर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बराबर बराबर बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दिस इज हाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, क्लास 9th में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ो तो अब सीखो। इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है तो स्पीड, और स्पीड निकलता कैसे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है y, टाइम है x, y बाई x अभी 10th क्लास में पढ़े हो। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर थीटा है, इसका tan थीटा इस ग्राफ का निकालोगे, किसी भी पोजीशन पर कहीं पर भी tan थीटा निकालते हो तो स्लोप आएगा। स्लोप का मतलब ढलान, मैथ्स के भाषा में स्लोप का मतलब tan थीटा y बाई x। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप निकालोगे तो इससे हमको जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्पीड होता है, बट क्योंकि इसमें स्पीड ही कांस्टेंट है तो जो स्पीड आएगा स्पीड, बट क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगा। तीसरा नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड ज्यादा कम वेरिएबल स्पीड है। 9th में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ो। टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस बराबर बढ़ नहीं रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि डिस्टेंस घट नहीं सकता, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बढ़ेगा ही, बट बढ़ते समय ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, ये कर्वीलिनियर मोशन को फॉलो करेगा।
इसका जब अपन स्लोप निकालेंगे तो अभी भी स्पीड का वैल्यू आएगा। यहीं पर कैलकुलस का कमाल है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है, तो इसका स्लोप निकालोगे तो कांस्टेंट स्पीड तो आ ही नहीं सकता है। इसका स्लोप निकालने पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। हमें इस कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा कर्व का स्लोप हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। है कॉन्सेप्ट वही, स्लोप निकालो, बट स्लोप निकालोगे कैसे, इसका स्लोप नहीं निकाल सकते। इसी वजह से हम लोग कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैलकुलस आपको पीछे पढ़ाया गया है। कर्व ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो, इसका मतलब है कि उसका स्लोप हर वक्त कांस्टेंट नहीं आएगा। स्लोप कांस्टेंट नहीं आने वाला, स्पीड इंस्टेंटेनियसली अलग अलग आएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस टाइम को डिफरेंशिएट किया जाता है। कर्व ऐसे बनेगा, बट इस कर्व के मदद से हम लोग से स्पीड निकलेगा नहीं। अब इसी में हम लोग नोट बना करके पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन देखेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही एक्सेलरेटेड होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड बराबर नहीं। स्पीड बराबर नहीं का मतलब गाड़ी एक्सेलरेटेड है, या तो स्पीड बढ़ रहा है या फिर स्पीड घट रहा है, उसी को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। एक्सेलरेटेड मोशन, अब एक्सेलरेटेड मोशन भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तब से दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वीडियो देखो पीछे का, और छोटे क्लास से पढ़ रहे हो। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो तीन पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, बट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। इस तरह का पोजीशन अगर ऐसे है तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन यूनिफॉर्म, इसका कर्व इस तरह से बनेगा, यू शेप। उसी तरह से एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है, जिसको कि हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ऐसे कर्व है, बट पहले तो पोजीशन बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो बाद में पोजीशन जो है वो कमने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कांस्टेंट स्पीड हो गया। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ यहाँ पर बनाए थे, कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पहले से पोजीशन यहाँ पर है, ये टाइम है, ये पोजीशन है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन लेकिन यूनिफॉर्म, और जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद कर लेते हैं बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ याद कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ याद कर लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अभी सबसे 50 बार बोल चुका हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो फिक्स रहना चाहिए। स्पीड या फिर वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो कैसे होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड फिक्स है, चाहे वेलोसिटी फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, तो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। अब इसमें हमें याद करना है, 9th में सीखा था, फिर से याद करेंगे। वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर एरिया निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, तो वो हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो दे जाएगा। जैसे इसी डायग्राम में मतलब ऐसा ही ग्राफ अगर बनाते, अगर हमसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछता है इस वेलोसिटी टाइम कर्व से, तो ये एरिया निकाल देते और इस एरिया से ही हमें वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर एरिया निकाल देते तो इससे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता। और अगर 9th में ठीक से नहीं पढ़े हो तो देख लो इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये है वेलोसिटी, ये रेक्टेंगल बन रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हमें पता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर कट हिसाब किताब है। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाता है। ये तो रेक्टेंगल सिर्फ समझाने के लिए इस डायग्राम में था। कैसा भी वेलोसिटी टाइम कर्व हो उसका एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। इसी में बताया गया था कि अगर रेक्टेंगल शेप का बने तो निकाल लेंगे, ट्रायंगल शेप का हो निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का हो निकाल लेंगे, स्क्वायर का हो निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम का हो निकाल लेंगे, बट कर्व आरा तिरछा हो
तो भी रूल तो यही है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जहां पर वेलोसिटी टाइम कर्व टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन हमें मालूम है कि एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है, वैसे ही जगह पर हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, एरिया डायरेक्ट निकल रहा हो तो निकालेंगे, नहीं निकल रहा हो तो इंटीग्रेशन का सहारा लेते हुए निकालेंगे। उसके लिए आप लोग एरिया बाउंडेड रीजंस मेरे ही चैनल पर है, एरिया बाउंडेड रीजंस, उसको भी एक बार पढ़ लो। ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब मोशन अगर यूनिफॉर्म ना हो, स्पीड बराबर ना हो, वेलोसिटी बराबर ना हो का मतलब गाड़ी एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड है तो वो दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसे निकलेगा, यू अगर कुछ हो, जरूरी नहीं है ये ग्राफ जीरो से भी बन सकता है, वो तो डिपेंड करता है, बट अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो मतलब वेलोसिटी का वैल्यू जो है उसका चेंजेस रेगुलर होगा, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम, तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन सेम, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। यू अगर जीरो हुआ तो यहां से बनेगा, यू अगर कुछ हुआ तो ये यहां से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। निगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन यूनिफॉर्म वाला निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट निगेटिव है, मतलब पहले वेलोसिटी कुछ है 10 और निगेटिव एक्सेलरेशन तो बाद में वो जीरो हो गया, तो ये ऊपर से गिरता हुआ नीचे का ग्राफ होगा, ये निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा, ये निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो निगेटिव में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप निकालेंगे। स्लोप, स्लोप का मतलब ढलान, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। y में वेलोसिटी है, x में टाइम है, स्लोप का मतलब y बाई एक्स, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। अभी भी वही हिसाब किताब है, tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालने से हमारा स्लोप आएगा, बशर्ते लाइन स्ट्रेट हो, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, और एक बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसका स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। उससे एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा बाबा, उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, वो कर्व में नहीं कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसी में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिकल में देखें वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो उसमें u का वैल्यू क्या होगा, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, तो u का वैल्यू तो कुछ होगा, तो ये देखो कुछ है, उसके बाद क्या होगा, बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, और स्पीड वेलोसिटी घटेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, और न्यूमेरिकल में बताया गया यहाँ पर स्मॉल g वाला ही एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा निगेटिव में। बॉल को तो ऊपर फेंक रहे हो बट उसका वेलोसिटी टाइम कर्व नीचे की तरफ बनेगा। उसी तरह से ड्यूरिंग फ्री फॉल उल्टा हो गया, फ्री फॉल में बॉल को छोड़ रहे हो तो उसका u जीरो है तो ग्राफ u से जीरो से शुरू होगा, बट जैसे से नीचे जाएगा उसका स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस बार ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका u जीरो है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, इसको सब बना करके साफ साफ रखो, लिख करके रखो बढ़िया से। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बार बार आ रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किस किस मेथड से किए, कैलकुलस मेथड से किए, है ना, और कैलकुलस मेथड से अप्रोच किया, देखा क्या है क्या नहीं है, ऐसे अलजेब्रिकली भी ट्राई करके देखा कि क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और 9th क्लास का सबसे फेमस टॉपिक था, आप लोगों के स्कूल एग्जामिनेशन में आता था, ग्राफिकल मेथड से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रूफिंग। ये दोबारा से 11th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
9th में भी स्कूल एग्जामिनेशन में आता था, अभी भी स्कूल एग्जामिनेशन में ग्राफिकल मेथड से ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखने के लिए आता है। मेरे को आपके स्कूल एग्जाम से एक पैसे का भी काम नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड से भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से होता था ये हमने देखा। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो उसका ग्राफ अभी आपको बताया गया। यहाँ से ये ग्राफ है, दिस इज आवर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। ये ए है, यहाँ बी है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u, और यहाँ से यहाँ तक जो ये पहुंचा है ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, और ये हमारा ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यहाँ पर टाइम है और ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो इस ग्राफ में क्या क्या करते थे, अगर याद आ रहा है, इस ग्राफ को हम लोग अपने से थोड़ा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे नीचे यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, इसको ऐसे सेटअप करेंगे। ओ ए बी यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ डी कर देते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर कर देते हैं। ये यू है, दिस इज यू, ये पूरा v है, पूरा v में से ये u गया, सो दिस इज आवर v माइनस u। और यहाँ पर tan थीटा लिखना है तो लिख सकते हो, बिना लिखे हुए भी हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी ग्राफ को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वेलोसिटी इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, तो अभी हमने पढ़ा स्लोप निकालेंगे इसका। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या आएगा, अभी बताया था। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप से क्या आएगा बताओ, अभी बताया था। नहीं बताओ तो नहीं पढ़ाऊंगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व से क्या आता है, अभी बताया था। बताओ 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 बताओ, कुछ लोग बता दिए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व से एक्सेलरेशन आता है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो जो एक्सेलरेशन है वो ऐरा गैरा नहीं, वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जो भी आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आएगा। स्लोप अभी बताया था, स्लोप बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर y बाई एक्स। यहाँ से tan थीटा देखते हो तो परपेंडिकुलर में BC है और बेस में AC है। BC देख रहे हो v माइनस यू है, A से C टाइम है, सो दिस इज t, दिस इज A बराबर v माइनस यू अपॉन t, और v माइनस यू बराबर AT, और वी कैन से v बराबर u प्लस AT। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी में अगर हम लोग, मेरा बोर्ड है, मेरा मर्जी है, इसका एरिया अगर निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया निकाल रहे हैं बच्चों, एरिया निकाल रहे हैं। इसको बिठा देता हूँ, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं। पहले बताओ क्या आएगा, अभी बताया था, देखो पीछे लिखे हो तो देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने से डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आता। अभी लिखवाया हूँ, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप निकालने पर एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इस कर्व का एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया अगर मैं निकाल दूं तो मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसको हम लोग दो हिस्से में तोड़ देते हैं, ये रीजन 1 मान लेते हैं, इसको रीजन 2 मान लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 निकालना पड़ेगा। रीजन 1 जो है वो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ में OA है, ब्रेड्थ में AC है, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है दिस इज हाफ, बेस पे AC दिख रहा है और हाइट पर BC दिख रहा है। तो OA को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो U है, A से C जो है वो T है, प्लस हाफ है, A से C T है, और B से C ध्यान से देखेंगे तो V माइनस U है। S बराबर ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू ये v माइनस यू, यहाँ से देख रहे हो v माइनस यू बराबर कितना है, v माइनस यू बराबर at का सहारा लेंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं
second equation of uniformly accelerated motion. This is our second equation of uniformly accelerated motion. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कर्व को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और फिर से मेरा मर्जी है, मेरा बोर्ड है, मेरा मर्जी है, मेरा बोर्ड है, फिर से एरिया निकालने का मन कर बैठा है, फिर से एरिया निकालने का मन कर रहा है, फिर से एरिया निकाल रहे हैं वेलोसिटी टाइम कर्व का। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने पर क्या निकलता है, पिछले 20 मिनट में 50 बार बोल चुका हूं, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है, एस से डिनोट करते हैं। तो बोलोगे सर ये तो पहले कर चुके हैं, फिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मर्जी है। अब मैं फिर से इसी का एरिया निकालूंगा, बट 1 2 करके नहीं, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम भी तो दिख रहा है। अब इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD से निकालेंगे, OABD से निकालेंगे, OABD से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। अच्छा, स्कूल एग्जामिनेशन में 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड से आता था, 11th में भी ग्राफिकल मेथड से ही या फिर कैलकुलस मेथड से क्वेश्चंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रूफिंग आते रहता है। मेरे को आपके स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पर क्वेश्चन आता है जेईई के एग्जामिनेशन में। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालें, ट्रेपेजियम का एरिया होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड है OA और एक पैरेलल साइड है BD, OA प्लस BD इंटू हाइट पे है AC। तो दिस इज हाफ इंटू V प्लस U, चाहे U प्लस V लिख सकते हो, इंटू AC है टाइम। इससे एक चीज और पता चलता है, देखो ध्यान से, बाद में क्या आएगा वो तो बाद में, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी। ये जिन्होंने क्लास किया है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कोई कुछ होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टोटल है, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, हाफ इंटू V प्लस U। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट एवरेज वेलोसिटी सीधा U प्लस V बाय 2, इसको भी ख्याल में रखना। ये नहीं कर रहे थे, कल कुछ हम लोग और रहेंगे। दिस S इज इक्वल टू हाफ है V प्लस U है इंटू इस टाइम के जगह पर यहां से अगर चले और टाइम के जगह पर इसका इस्तेमाल करें, टाइम के जगह पर इसका इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, टाइम के जगह पर हम लोग V माइनस U बाई A का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज हाफ इंटू A, ये A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्मूला में जा रहा है, दिस इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2S, और वी कैन से V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये सब है हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ पे। तो ये ग्राफ का हमारा पहला लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। 2 से 3 लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेसिफिक ग्राफिकल क्वेश्चंस लाएंगे। ये सब तो डायरेक्ट ग्राफ है जो कि आपको मुंह जबानी याद करना है। अगले क्लास में कुछ वैसे ग्राफ्स लाए जाएंगे जिसके क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, स्कूल एग्जामिनेशन में। तब तक आपका काम है कि इसको आप लोग ठीक से पढ़ ले, 9th क्लास के बुक से भी आप लोग मोशन जो है वो मिलाते रहे। आज का वीडियो यही तक रहता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास भी खुलने वाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मजा उठाएंगे, दोनों पढ़ेंगे। जो लोग थोड़ा सा दूर है उन लोग ऑनलाइन ही करेंगे, उतना दूर रिस्क नहीं लेंगे। जो लोग ऑफलाइन है नजदीक में आकर के ऑफलाइन का भी मजा लेंगे। तो इसको पहले लिख करके रखो। आज का वीडियो यही तक रहता है। थैंक यू।